चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं संदेश खाली का संदेश। 24 में बदलेगा जनादेश। कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है देश उसे कल सोचता है। शायद ममता बनर्जी भी पहले ही सोच चुकी थी, इसलिए इंडिया अलायंस से नाता तोड़कर पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 2019 की तरह ही इस बार भी ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से क्रिकेटर से लेकर एक्टर तक चुनावी मैदान में उतारे गए। 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिनमें 4 एक्ट्रेस हैं। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान को भी उम्मीदवार बना दिया गया है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में किया गया। तो सवाल यह है कि क्या बंगाल में 24 के नतीजे भी ऐतिहासिक होंगे? बंगाल की चुनावी राजनीति का सेंटर बन चुके संदेश खाली से पूरब वाले सूबे की चुनावी सियासत साधने की तैयारी को विस्तार से बताती हुई हमारी यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड जो पलासी की लड़ाई का गवाह बना, वो मैदान जिसने आजादी से पहले और आजादी के बाद तक देश की राजनीति के हर उतार चढ़ाव का दौर देखा, जहां पंडित नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने रैली की। वो ग्राउंड जहां 32 साल पहले ममता बनर्जी ने राजनीतिक संग्राम का बिगुल फूंका था। कोलकाता के उसी ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड से ममता बनर्जी ने 24 की सियासी जंग के लिए फिर से खेला होबे का नारा बुलंद कर दिया है। खेला होबे, खेला होबे, जीतते होबे, जीतते होबे, खेला होबे, खेला होबे। इसे ममता बनर्जी का मेगा इवेंट कहें या सियासी दुर्ग बचाने की चुनौती, लेकिन कोलकाता से जो तस्वीरें आई उसे देश के पूर्वी छोर ही नहीं बल्कि पूरे देश ने पहली बार देखा। ব্রিগেডের গর্জন, বিজেপির বিসর্জন, জেলায় জেলায় গর্জন, বিজেপির বিসর্জন। ब्रिगेड ग्राउंड में टीएमसी की महाविशाल रैली हुई। रैली को जन गर्जना सभा नाम दिया गया। मंच तक जाने के लिए 3 प्लेटफॉर्म और एक क्रॉस रैंप बनाया गया। टीएमसी के सभी नेता रैली में मौजूद रहे। ममता बनर्जी के निशाने पर बीजेपी थी। क्या बोली, सुनिए। रमजान मास आ रहा है, रोजा भी करो, अल्लाह आपको रोजा कबूल करे इंशाल्लाह, और साथ साथ में बीजेपी को वापस भेज दो। ममता बनर्जी करीब 20 मिनट बोली। बीजेपी और प्रधानमंत्री निशाने पर रहे। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से टिकट दिया गया है। कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा, दमदम से सौगत रॉय, बीरभूम से शताब्दी रॉय, हुगली से रचना बनर्जी, जादवपुर से सयोनी घोष, बहरामपुर से यूसुफ पठान, दुर्गापुर से कीर्ति आजाद और डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी को कैंडिडेट बनाया गया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जिस वक्त उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे थे, तब ममता बनर्जी सभी उम्मीदवारों को लेकर रैंप पर चल रही थीं। टीएमसी की लिस्ट में 16 मौजूदा सांसद हैं। 42 कैंडिडेट्स में 6 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। 2 पूर्व क्रिकेटर को उम्मीदवार बनाया गया है। 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिनमें 4 एक्ट्रेस हैं। 2019 में टीएमसी के 2 ग्लैमरस उम्मीदवार रहे मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां का टिकट इस बार काट दिया गया है। मिमी चक्रवर्ती जाधवपुर, जबकि नुसरत जहां बशीरहाट से सांसद थीं। बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में ही संदेश खाली आता है। वही संदेश खाली जो इन दिनों भद्रलोक की पॉलिटिक्स का सेंटर बना हुआ है। यही वजह है कि ममता बनर्जी जब ब्रिगेड ग्राउंड से बीजेपी को ललकार रही थीं, तब बीजेपी ने संदेश खाली में दीदी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था।
बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। ममता बनर्जी का वो ये है स्ट्रेटेजी है, वो डरती है कि उनसे बड़ा कोई नेता ना बन जाए, उनसे भतीजे से बड़ा कोई नेता ना बन जाए। संदेशखाली में बीजेपी ने रैली की। बंगाल बीजेपी के सभी बड़े नेता वहां मौजूद रहे। रैली के दौरान महिलाओं को सम्मानित भी किया गया, क्योंकि संदेशखाली में आधी आबादी ही बीजेपी के लिए बंगाल में उम्मीद की किरण बन सकती है। অত্যাচার করেছে 10 বছরে সব হিসাব হবে। संदेशखाली में बीजेपी लगातार एक्टिव है। अपने बंगाल दौरे पर पीएम मोदी ने संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की थी। बीजेपी जानती है कि टीएमसी के सियासी किले में सेंध लगाने के लिए संदेशखाली बेहद अहम होने वाला है, जिसकी वजह है बंगाल की आधी आबादी। पश्चिम बंगाल में 3 करोड़ 73 लाख महिला मतदाता हैं, जो पुरुष मतदाताओं से सिर्फ 15 लाख कम हैं। 2019 से लेकर 2024 के दौरान बंगाल में 9.8% महिला वोटर बढ़े हैं, जबकि 7.39% नए पुरुष वोटर आए हैं। इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला वोट प्रतिशत 81.79% था, जबकि पुरुष वोट प्रतिशत महिलाओं से कम यानी 81.35% रहा था। बीजेपी बंगाल की महिला मतदाताओं का मिजाज जानती है, क्योंकि 2019 में बीजेपी को 18 लोकसभा सीटें दिलाने में बंगाल की आधी आबादी के वोट खास साबित हुए थे। संदेशखाली बशीरहाट लोकसभा में आता है। बशीरहाट लोकसभा सीट पर करीब 8.25 लाख महिला मतदाता हैं। 2019 में 83.49% यानी करीब 6,79,000 महिला मतदाताओं ने वोट किया था। लेकिन 2024 में क्या होगा? क्या संदेशखाली के सहारे बीजेपी बशीरहाट लोकसभा सीट पर टीएमसी का तिलिस्म तोड़ पाएगी? 2019 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की बशीरहाट सीट से उम्मीदवार नुसरत जहान को बनाया था, जो कि एक मशहूर एक्ट्रेस भी हैं। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार शांतनु बासु को करारी शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार उनका पत्ता कट गया है और काजी नूरुल इस्लाम को टिकट दी गई है। तो क्या नतीजा बदलेगा? इससे पहले ये जानिए कि हाजी नूरुल इस्लाम हैं कौन। हाजी नूरुल इस्लाम टीएमसी के विधायक हैं। पूर्व में बशीरहाट से ही सांसद भी रह चुके हैं। बंगाल के बड़े कारोबारी हैं। साल 2010 में हाजी नूरुल उल इस्लाम पर एक दंगे में शामिल होने का आरोप लगा था। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। बीजेपी ने तब हाजी नूरुल इस्लाम की गिरफ्तारी की मांग की थी। इस दफा टीएमसी के नेता रहे शाहजहां शेख को लेकर संदेशखाली की राजनीति गरमाई हुई है। लिहाजा नतीजा क्या होता है ये तो मई में ही पता चलेगा। पर इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में भद्रलोक की राजनीति का रण बेहद दिलचस्प होने वाला है। बंगाल ही नहीं बल्कि इस बार देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश का चुनावी मुकाबला भी बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि संदेशखाली में जिस वक्त बीजेपी नेता पर ममता बनर्जी लगातार बरस रही थी, ममता बनर्जी घेर रही थी बीजेपी नेताओं को, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ से परिवारवाद पर करारा प्रहार कर रहे थे। बीजेपी के मिशन 400 प्लस के लिए आजमगढ़ क्यों अहम है, इसी का विश्लेषण करती आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। यकीन मानिए यह मेरी गारंटी है कि पूर्वांचल की चुनावी राजनीति को लेकर हर सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। इससे न सिर्फ यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, बल्कि युवाओं के लिए लाखों नए अवसर बने हैं। आज गन्ना किसानों को सही समय पर गन्ने का मूल्य मिल रहा है। आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। विकास की बात, किसानों का जिक्र, नौजवानों की फिक्र,
और परिवारवाद पर सीधा अटैक। परिवारवादी लोग मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ के सियासी बैटल ग्राउंड से पूरे पूर्वांचल को इस तरह साधा। शुरुआत तरक्की से यूपी की बदलती तस्वीर से हुई और बात परिवारवाद तक आई। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। समाजवादी गढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साध रहे थे, तो विरोधियों को मोदी के परिवार का पता भी बता रहे थे। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आजमगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ से 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। विकास के नए युग का प्रारंभ। पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकारें पत्थर गाड़ कर गायब हो जाती थीं। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता था, पत्थर भी गायब हो जाता था और नेता भी। पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे। पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। आज देश देख रहा है, मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। पिछले एक हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कई राज्यों का तूफानी दौरा किया। अपनी हर रैली में परिवारवाद पर निशाना साधा, लेकिन आजमगढ़ में इसके सियासी मायने अलग हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का राजनीतिक गढ़ रहा है। 1996 से 2019 तक आजमगढ़ में 9 बार लोकसभा चुनाव हुए। 9 चुनाव में से 4 बार समाजवादी पार्टी जीती। 2014 में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से सांसद बने। 2019 में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट जीती। 2019 में बीजेपी ने आजमगढ़ से भोजपुरी कलाकार से नेता बने दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा था। अखिलेश यादव ने निरहुआ को भारी वोटों के अंतर से पराजित किया। अखिलेश यादव को 6,19,594 वोट मिले थे, जबकि निरहुआ के खाते में 3,60,255 वोट आए। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव विधायक बने। इसके बाद आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव हुए। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा, जिन्हें हराकर पहली बार दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ से सांसद बने। आजमगढ़ सीट सबसे ज्यादा बार समाजवादी पार्टी के खाते में रही है। मौजूदा वक्त में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ पर अपना दबदबा बरकरार रख पाएगी? और सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का आजमगढ़ पर इतना फोकस क्यों है? इसे 2022 में हुए उपचुनाव के नतीजों से समझा जा सकता है। दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले। यानी धर्मेंद्र यादव को सिर्फ 8,679 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2 साल पहले के चुनाव में हार जीत का यही अंतर भगवा पार्टी के लिए बड़ी टेंशन की वजह है। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, यानी आजमगढ़ सीट पर यादव परिवार ही चुनाव लड़ता रहा है। यही वजह है कि आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर परिवारवाद की राजनीति रही।
पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में आए लोगों से मोबाइल लाइट ऑन करने को कहा और फिर आजमगढ़ में भी 400 पार का नारा दोहराया। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के मिशन 400 प्लस के लिए आजमगढ़ क्यों जरूरी है? क्या आजमगढ़ से बीजेपी यूपी में 80 में से 80 सीटों को साध सकती है? आजमगढ़ को पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता है। आजमगढ़ से पूर्वांचल की 26 से ज्यादा सीटों को साधा जा सकता है, लेकिन 2019 में बीजेपी को पूर्वांचल में ही सबसे बड़ा झटका लगा था। 2019 में बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव हारी थी, उनमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना, इन 16 सीटों पर उसे हार मिली थी। इन सीटों में से 10 बीएसपी और 5 समाजवादी पार्टी के खाते में, जबकि 1 कांग्रेस के खाते में गई थी। इनमें से गाजीपुर, मऊ की घोसी, आजमगढ़, लालगंज और जौनपुर लोकसभा सीटें पूर्वांचल में हैं। उपचुनाव में बीजेपी ने भले ही आजमगढ़ सीट पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन 2024 में चुनौती और बढ़ गई है, क्योंकि गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 2022 के उपचुनाव में गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर रहे थे। गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले थे। गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी ने यूपी में इसी महीने 21 तारीख को होने वाले एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार बनाया है, लेकिन आजमगढ़ में गुड्डू जमाली की पूर्वांचल के बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर पहचान है। खास तौर से मुसलमान वोटरों में जमाली की गहरी पैठ मानी जाती है। आजमगढ़ सीट पर मुसलमानों के साथ साथ यादव वोटर्स का दबदबा रहा है। यही वजह है कि भाजपा की लहर के बावजूद भी आजमगढ़ की 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया 2022 में। और इतिहास भी बताता है कि आजमगढ़ में यादव और मुसलमान मिलकर ही सांसद बनाते रहे। इस बात का एहसास बीजेपी को भी है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ से जाति की राजनीति पर भी जमकर निशाना साधा। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है, और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है, और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। बीजेपी को यूपी के 10% यादव वोटरों की सियासी ताकत का बखूबी अंदाजा है। इसीलिए चंद दिन पहले लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खास तौर से आए थे। मोहन यादव ने कैसे यूपी के यादव वोटरों को साधने की कोशिश की, सुनिए। जिले में अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम चालू है। उत्तर प्रदेश के मेरा पहला प्रवास आजमगढ़ का है। मैं यहाँ मेरे तो इसलिए और गौरव की बात है कि 200-400 साल पहले मेरे फोरफादर, मेरे पूर्वज यहीं से गए थे, तो आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष रिश्ता भी है। बीजेपी इस बार 400 प्लस का टारगेट लेकर चल रही है, जिसमें यूपी की 80 सीटें सबसे अहम हैं, जिन्हें हर हाल में अपने पाले में करने के लिए बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही जाता है। इसीलिए देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति की रवायत पर पूरे देश की नजरें हैं। ये मोदी का परिवार, देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी